नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे हमारी तीसरी जनरेशन के बारे में। हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत हमने कंप्यूटर की जनरेशन की पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को आसानी पूर्वक पढ़ा था। उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ थी, हमने हमारी पहली क्लास के अंदर बताया था और उसके बाद में हमने पहली और दूसरी जो जनरेशन थी उसको हमने कंप्लीट किया था। अब हम हमारी तीसरी जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हम हमारी तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन और 5वीं जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम हमारी तीसरी जनरेशन के बारे में। जो तीसरी जनरेशन थी वो है 1964 से 1975 के मध्य जिन कंप्यूटर्स का विकास हुआ है वो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी जिनका विकास 1964 से 1975 1964 से 1975 के मध्य हुआ है वो हमारी तीसरी जनरेशन है। इस जनरेशन का मतलब यह है कि इससे पहले के जो भी कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। यानी जो दूसरी जनरेशन थी उन पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में धीरे धीरे विकास होने लगा और 1964 के बाद में जो कंप्यूटर थे यानी जिन जिन कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है उनके अंदर आईसी का प्रयोग हुआ है। यानी ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी ने यूज ले लिया। ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग होने लगा। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी एक आईसी के ऊपर हजारों ट्रांजिस्टर और डायोड लगे हुए थे, जिनके कारण से जो हमारे कंप्यूटर का साइज होता था वह छोटा हो गया और उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई और उसकी जो लागत थी, जो कॉस्ट थी, वो भी बहुत कम हो गई। आईसी एक इस प्रकार की छोटी चिप होती है जिस पर हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और डायोड लगे हुए होते हैं और यह एक चिप यानी आयताकार एक छोटा टुकड़ा होता है जिसके कारण से इसको चिप कहा जाता है। यह चिप के नाम से अधिक प्रचलित है। ट्रांजिस्टर की जगह आईसी ने लिया। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के कारण से क्या हुआ? साइज, कंप्यूटर की जो साइज थी वो स्मॉल नहीं छोटी हो गई, उनकी जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट हो गई और जो कंप्यूटर का आकार था वो छोटा होने के कारण ये सभी व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध होने लगा और इसका प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में होने लगा। जैसे शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा, अंतरिक्ष विज्ञान में होने लगा, वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर होने लगा, इसी तरह से मनोरंजन के अंदर इसका प्रयोग होने लगा, डेटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग होने लगा, औद्योगिक इकाइयां जहाँ कंपनीज होती है वहाँ इसका प्रयोग होने लगा। तो अधिकतर जगह कंप्यूटर का प्रयोग आसानी से होने लग गया। फिर बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। मानकीकरण का तात्पर्य यहाँ यह है कि इस पीढ़ी से पहले जितने भी कंप्यूटर हुए हैं उन कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता था कि जो भी डेवलपर होते थे, जो प्रोग्रामर होते थे, वो अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम डेवलप करते थे, अपने अपने हिसाब से कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते थे, जिसके कारण से उन सॉफ्टवेयर की लागत बहुत अधिक होती थी और वो सॉफ्टवेयर प्रत्येक कंप्यूटर पर नहीं चल पाते थे। उनके लिए अलग अलग कंप्यूटर्स होते थे, उन्हीं कंप्यूटर के ऊपर वो चल पाते थे, जिसके कारण से आगे जाके समस्या उत्पन्न होने लगी और उन सॉफ्टवेयर की कीमत भी बहुत ज़्यादा होने लगी और जो कंप्यूटर होते थे उनके ऊपर उनका प्रयोग आसानी से नहीं हो पाता था। इसलिए मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत सबका एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय किया गया और उस मानक के अनुसार उन सॉफ्टवेयर को, उन प्रोग्राम्स को किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आसानी से प्रयोग किया जा सकता था, जिसके कारण से उनकी लागत में कमी आने लगी और लागत में कमी आने के कारण से सॉफ्टवेयर का और अधिक प्रयोग होने लगा और अधिक सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे। तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत ही ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाने लगा। स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा।
इंटरनल मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होने लगा। सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में होने लगा। और जो कंप्यूटर बने थे इस पीढ़ी के वो थे IBM 360, IBM 370, ICL 1900 और होमीवेल 6000। ये इस तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो अलग अलग कंप्यूटर हैं IBM के और ICL के और हनीवेल कंप्यूटर्स हैं जो इसके इन कंप्यूटर्स का तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत डेवलपमेंट हुआ था। इसी तीसरी भाषा के तीसरी जनरेशन के अंदर बेसिक और PL1 भाषा का विकास हुआ। बेसिक का पूरा नाम है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका प्रयोग आर्मी में, अंतरिक्ष विज्ञान में और अभियांत्रिकी में, शिक्षा में, सभी क्षेत्र में इन कंप्यूटर्स का प्रयोग होने लगा। तो ये थी हमारी तीसरी जनरेशन जो 1964 से 1975 के मध्य जिन कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ वो सभी कंप्यूटर्स तीसरी जनरेशन के थे। और इस पीढ़ी के मध्य जो कंप्यूटर्स थे उनमें IBM 360 था, IBM 370 था, ICL 1900 था और हनीवेल 6000 कंप्यूटर्स उपलब्ध थे। अब चलते हैं हमारी चौथी जनरेशन के अंदर। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी जनरेशन के बारे में। हमारी चौथी जो जनरेशन थी वो 1975 में 1975 से अब तक मानी जाती है, यानी अब जो समय है वहां तक इसको हम चौथी जनरेशन के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि 1975 के बाद में जिन कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है वो कंप्यूटर्स चौथी जनरेशन के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट था तीसरी जनरेशन का उसके स्थान के ऊपर VLSIC का प्रयोग होने लगा, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण से जो कंप्यूटर्स थे उनकी साइज बहुत छोटी हो गई, उनकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई, जो स्पीड थी वो तेज गति से हो गई और इनकी जो इनपुट आउटपुट के जो हार्डवेयर थे उनमें परिवर्तन होने लगा। उनकी जगह कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर और बहुत सारे अन्य हार्डवेयर्स इसमें प्रयोग होने लगे। इसके बाद में इसके अंदर जो माइक्रोचिप होती थी, जो VLSIC होती थी, उसको माइक्रोचिप बोला जाता था। माइक्रोचिप क्या होता था? माइक्रोचिप ही माइक्रो प्रोसेसर होता था। माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ मतलब होता है कि जिसके ऊपर CU यानी कंट्रोल यूनिट हो, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो और मेमोरी, यानी ये तीनों चीज एक ही चिप के ऊपर यदि उपस्थित है तो वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है और यही पूरे कंप्यूटर के ऊपर नियंत्रित करता है। यानी CU आगे की हम जो क्लासें पढ़ेंगे उसके अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी यहाँ देख लेते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो पूरे कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल करता है, यानी उसके अंदर CU, ALU और मेमोरी तीनों चीजें एक ही, यानी तीनों डिवाइस एक ही चिप के ऊपर उपलब्ध होती है, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो LSI और VLSI श्रेणी के होते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के सीरीज के होते हैं, यानी कि श्रेणी के होते हैं। फिर जो इनकी स्पीड होती है वो नैनो सेकंड और पिको सेकंड के अंतर्गत मापी जाती है। इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, CD, DVD और बहुत सारे अत्यधिक हार्डवेयर्स की इसमें उपयोगिता होती है। बहुत सारे हार्डवेयर के अंदर हम प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम, जो संचार तंत्र होता है, संचार के लिए इसमें हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग करते हैं। फाइबर ऑप्टिकल का विकास हो चुका था, तो हम जो चौथी जनरेशन है उन कंप्यूटर के अंदर हम फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग करते हैं। जो सॉफ्टवेयर थे इसमें सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई थी, जैसे C लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, VB है, .NET है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर्स के अंदर प्रयोग होने लग गई थी। DBMS का प्रयोग होने लगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग होने लगा,
साइज जो कंप्यूटर की थी वो छोटी हो गई, यानी इतनी छोटी हो गई कि हम इसको हाथ में भी ले सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गए, पॉमटॉप हो गए, नोटबुक हो गई, टेबलेट हो गई, ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। फ्रेमवेयर टेक्नोलॉजी आ गई। फ्रेमवेयर टेक्नोलॉजी का तात्पर्य ये होता है कि एक ही चिप के ऊपर उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे, यानी जब भी कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर बनाया गया था, उसी समय उनके अंदर ऐसे प्रोग्राम डाल दिए जाते थे जो ऑटोमेटिक उसमें काम करते थे। जैसे रोम होती है, हम कंप्यूटर को प्रोग्राम डालते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी रोम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं, और जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बायोस सेटिंग्स वगैरह जो होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट, वो ऑलरेडी पहले से ही उसमें प्रयुक्त होते हैं। तो वो था हमारा फ्रेमवेयर टेक्नोलॉजी। फिर होता है इसके अंदर जो कंप्यूटर्स बने थे, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स महत्वपूर्ण कंप्यूटर है, जिसके अंदर पीसी, पीसी एक्सटी, पीसी 80, सुपर 8, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये हमारी चौथी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और चौथी जो जनरेशन है वो 1975 से अब तक मानी जाती है। और इसके बाद में जो पांचवी जनरेशन आती है वो आगे की जो कृत्रिम बुद्धि है उसके प्रयोग के लिए वैज्ञानिक अभी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे रोबोट्स का विकास हुआ है, ऐसे ऐसे विकास हो रहे हैं जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे ऐसे रोबोट है जो अपनी कृत्रिम बुद्धि यूज में ले रहे हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे हमारी पांचवी जनरेशन। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे वो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित होंगे। अब तक जो कंप्यूटर थे हमारी चौथी जनरेशन तक के कंप्यूटर वो केवल टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित थे, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कृत्रिम बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। लेकिन अब जो आने वाली जो पीढ़ी हमारी पांचवी पीढ़ी जो विकास के क्रम में आगे निरंतर बढ़ रही है, इसमें वैज्ञानिकों का प्रयास है कृत्रिम बुद्धि का, यानी आगे के जो कंप्यूटर होंगे वो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित होंगे। वो मानव की तरह सोचने समझने का कार्य करेंगे, मानव की तरह ही वो वार्तालाप करेंगे, एक प्राकृतिक भाषा में संवाद करेंगे, किसी भी भाषा में वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, किसी भी तरह के वो कार्य कर सकते हैं, और उनकी जो स्पीड होगी वो पिको सेकंड से भी बहुत कम, बहुत तेज स्पीड होगी, यानी पिको सेकंड से भी बहुत फास्ट स्पीड होगी। कंप्यूटर को जो आकार है वो हमारे जो लैपटॉप है, पॉमटॉप है, टेबलेट है, उनसे भी बहुत छोटी साइज हो जाएगी। यानी एक कागज जो होता है उस कागज की जो साइज होती है उससे भी पतले आकार का, मतलब एकदम बिल्कुल छोटे आकार का कंप्यूटर, यानी इसकी जो साइज है वो बहुत छोटी हो जाएगी। और इन कंप्यूटर के अंदर जो वो चौथी जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन थी, उसके अंदर हम VLSIC का प्रयोग कर रहे थे, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके अंदर हम ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होगा। इसके अंतर्गत स्पीड जो है वो पिको सेकंड से भी अधिक हो जाएगी। इसकी जो साइज होगी, कंप्यूटर की जो साइज होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, और इसकी जो लागत आएगी वो भी बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद स्टोरेज की बात करते हैं इसके अंतर्गत। तो स्टोरेज जो थे हमारे अभी तक जो कंप्यूटरों के अंदर हार्डवेयर का प्रयोग होता था, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, CD हो गई, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, और मेमोरी कार्ड हो गया, DVD हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई, ये सारे हमारे ऐसे हार्डवेयर थे जिनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते थे। लेकिन पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत जो डेटा स्टोर करने के लिए डिवाइस प्रयोग में लिए जाएंगे वो एक जैविक डिवाइस होंगे, यानी जैविक विकास से जैविक तकनीक के ऊपर कार्य होगा सारा। तो इसके अंतर्गत हम जैविक परिपथों का प्रयोग करेंगे। आगे ये चल रहा है, इसका प्रयोग चल रहा है कि जैविक परिपथ का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। मानव व मशीन के मध्य प्राकृतिक भाषा में संवाद होगा, यानी मशीन और मानव जैसे हम आपस में वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही कंप्यूटर मानव से यानी मनुष्य से वार्तालाप करेगा, जिसमें क्या होगा कि मशीन आसानी से किसी भी मनुष्य की भाषा को आसानी से पढ़ लेगी और उसका रिप्लाई आसानी से वो दे देगी, चाहे वो किसी भी भाषा में उससे बातचीत करता हो, वो उसी भाषा के अंदर उसको समझ लेगी।
फिर है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब है कि वो कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ कर लेंगे। जो मानव अकेला एक काम करता है तो उसमें वो जो मशीन बनेगी, जो कृत्रिम बुद्धि की जो मशीन बनेगी, जिसको हम रोबोट के नाम से जानते हैं, वो एक मनुष्य का काम 1000 मनुष्य के बराबर कर सकती है। फास्ट प्रोसेसिंग, उसकी जो स्पीड होगी वो भी बहुत फास्ट होगी। उसमें एक आदमी जो काम 1 साल में करता है वो उसको 1 दिन में पूरा कर सकती है, या उससे भी कम समय में उसको पूरा कर सकती है। तो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं वो आगे जो 5वीं पीढ़ी की जो जनरेशन से कंप्यूटर आएंगे वो जैविक विकास के ऊपर आधारित है, कृत्रिम बुद्धि के ऊपर आधारित है। तो आगे का जो विकास चलेगा तो हमारी 5वीं पीढ़ी जो है वो केवल कृत्रिम बुद्धि पर आधारित है, यानी 5वीं पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर बनेंगे वो कृत्रिम बुद्धि के ऊपर बनेंगे। तो ये हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स थी। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं, तो हमें इसमें बताना है कंप्यूटर कुल पीढ़ियां 5 हैं। इसके अंदर हमें ये पूछा जा सकता है जैसे आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है, तो हमें बताना है कि आईसी का प्रयोग 3री जनरेशन के अंदर हुआ है। इसमें VLSIC पूछ सकते हैं, ULSIC ट्रांजिस्टर किसमें प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किसमें किया गया था। तो अब हम जो आगे की जो क्लास आएगी उसके अंतर्गत हमने अभी जितनी भी क्लास ली है उन सब का एक हम क्वेश्चंस और आंसर तैयार करेंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब तक हमने जो पढ़ा है वो 50 क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स के अंदर आए हैं उनको हम एक साथ अगली क्लास के अंदर यूज करेंगे और एक साथ उनका क्वेश्चन और आंसर सोल्व करेंगे।